नमस्ते। आप सभी को गुप्ता क्लासेस मधुबनी में स्वागत है। आज हम सब 10th क्लास के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इन सभी का डिस्कशन करेंगे, जो आप सभी को अगले 2027 के एग्जाम देने वाले हैं, इन सभी में लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। तो आप सब कमेंट में इसका तब तक जवाब भी दीजिएगा, तब तक हम इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रक्त समूह, जो समूह होगा सभी का अपना एक रक्त जो है उसका क्या है 4 समूह में बांटा गया है। रक्त को कितना समूह बांटा गया है 4 समूहों में। देखिए कौन कौन है उसको देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हो गया ए समूह, ए समूह। दूसरा हो गया बी समूह, बी समूह। तीसरा हो गया ए बी समूह, ए बी समूह। और चौथा हो गया ओ समूह, ओ समूह। तो देखिए ए समूह जो है ना, ए समूह क्या है, यह सभी को ये अपना ब्लड जो है रक्त जो है वो सभी को नहीं दे सकता है। ये अपना ग्रुप जो अपना ए ग्रुप का जो है वो उसी को ये दे सकता है, इसीलिए इसको ए को यूनिवर्सल डोनर नहीं कहते हैं। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं समूह बी पर। समूह बी भी क्या है, यह अपने समूह को दे सकता है और उच्च वाले समूह को ये नहीं दे सकता है। जैसे ओ समूह है ना, उसको ये बड़ा अपना समूह नहीं दे सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बी भी नहीं होगा। देखिए वो इसके बाद है ए बी समूह। ए बी समूह क्या है, यह सभी से ले सकता है, तो इस ए बी समूह को बोला जाता है सर्वाग्राही, मतलब जो सबसे ग्रहण कर सकता है, इसको हम सर्वाग्राही बोलते। तो ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए अब बच गया ओ समूह। वो समूह क्या है, यह सभी को अपना रक्त समूह जो है वो सभी को दे सकता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। तो ऑप्शन नंबर ए का सी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। दूसरा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो समझेंगे कि डायलिसिस मशीन होता क्या है। डायलिसिस मशीन यह है जो मरीज जो बीमार मरीज जो रहता है ना, उसका जो किडनी जो खराब हो जाता है तो उसका क्या होता है ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है, शुद्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक यहाँ डायलिसिस मशीन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है उनका सुचारू रूप से उनका जीवन चल सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है, यह डायलिसिस मशीन जो है इसके माध्यम से जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। जो रक्त को क्या करता है, अशुद्ध रक्त को क्या करता है, उसको शुद्धिकरण करके फिर उसके शरीर में वापस भेज दिया जाता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हीमोडायलिसिस कहते हैं। चलिए तो 2 नंबर का हो जाएगा आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो है वो उसके शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो उनके शरीर से जो बाहर पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है, वो कैसे निकलेगा, तो वह जो है किसके माध्यम से निकलता है, विसरण के माध्यम से निकलता है। उत्सर्जी पदार्थ जो है प्रोटोजोआ का उत्सर्जी पदार्थ वह विसरण के द्वारा उसके शरीर से निकाला जाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा पदार्थ निकलता है, उत्सर्जी पदार्थ। तो देखते हैं सभी को, जैसे ऑप्शन में दे रखा है, एक है रेजिन। रेजिन जो है इसका मुख्य जो है पदार्थ है वो कहाँ से निकलता है, वो चीड़ के पेड़ से निकलता है, चीड़ के पेड़ से वो निकलता है उत्सर्जी पदार्थ। चीड़ का पेड़ का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा हो गया, रेजिन। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, यह टेनिन जो है, टेनिन यह
किस पौधे से निकलता है? तो देखे होंगे आप सब पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जैसे पेड़ को पत्ते को तोड़ते होंगे तो देखते होंगे सफेद कलर का वो जो निकलता है वही एक टैनिन है ना। तो पीपल के पेड़ से और बरगद के पेड़ से, यह पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ से ये सब क्या करते हैं, उसका उत्सर्जी पदार्थ कौन है? टेनिन है। देखिए लेटेक्स कहाँ से निकलता है? यह देखे होंगे आप सब, पेड़ को देखे होंगे ना, तो ये छाल जो होता है पेड़ का, उसका जब हम हल्का हल्का कभी कभी छील देते हैं ना, या किसी चीज से काट देते हैं, तो उसमें देखते होंगे लस्सा की तरह निकला रहता है ना, वो ही क्या है? लेटेक्स है। तो यह पौधे पेड़ के छाल से निकलता है, पेड़ के छालों से निकलता है। गोंद देखते हैं, गोंद कहाँ से निकलता है? गोंद जो है ना बबूल के पेड़ के उत्सर्जी पदार्थ है। तो गोंद जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल का। तो इसका जो किसका हो गया? बबूल का। तो इसमें से आप बताइए कि कौन सा आंसर हो गया? देख लीजिए, बबूल के पौधे से, पेड़ से, उनके पेड़ से। तो बबूल के पेड़ से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है? तो गोंद है। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसमें जो ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है, पहला दिया है सेरिबेलम, दूसरा दिया है सेरिब्रम, तीसरा दिया है मध्य मस्तिष्क, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? मस्तिष्क जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? अग्र मस्तिष्क, एगो हो गया अग्र मस्तिष्क, दूसरा हो गया मध्य मस्तिष्क, तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हो गया जो हमारे शरीर मस्तिष्क है उसका अगला भाग, ये हो गया बीच वाला भाग, और ये पीछे वाला भाग हो गया। देखिए इन सभी को, इनका भी 3 भागों में बांटा गया है। इनको 3 भाग में बांटा गया है। इनका जो कौन कौन है ये देख लेते हैं। एगो होता है सेरिब्रम, वो हो गया सेरिब्रम। दूसरा हो गया थाइलेमस, तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। देखिए इनका हो गया 3 हो गया। तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ना, ये सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम है। और देखिए मध्य मस्तिष्क का भाग नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क का भी 3 भाग है। पश्चिम मस्तिष्क का भी 3 भाग है। तो पश्चिम मस्तिष्क का कौन सा भाग है? एगो हो गया सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा हो गया पोन्स, तीसरा हो गया मेडुला हो गया। तो देखिए पश्चिम मस्तिष्क का 3 भाग हो गया। कौन कौन सा हो गया? एगो सेरिबेलम, दूसरा पोन्स, तीसरा मेडुला। अब देखिए अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग हो गया? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इस सभी का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये सेरिबेलम है। तो देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा? ये सेरिब्रम हो जाएगा। चलिए अगला 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है स्त्रावित होता है। यह जो है ना, ये एक सेक्स हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? सेक्स हार्मोन है, जो किस में पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। यह क्या कहता है? पुरुषों में पाया जाता है। तो पुरुषों में पाया जाता है। यह अंडाशय जो है ना, यह स्त्री में पाया जाता है, महिला में। यह महिला में पाया जाता है। अब देखिए, ये हो गया, ये तो ब्रिक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? किडनी, है ना। इसी को हम किडनी बोलते हैं, जो क्या करता है? ब्लड को, फिल्टर को क्या करता है? प्यूरिफाई करने का, शुद्धिकरण करने का काम करता है। तो देखिए, ये वृषण जो है ना, ये पुरुष का यह क्या करता है? यह सेक्स हार्मोन स्रावित करता है, जो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन का जो स्रावित का होता है, वो कहाँ से होता है? वृषण से। ये कहाँ से होता है? वृषण से। और महिला से में कहाँ होता है? अंडाशय में। महिलाओं में कहाँ से होता है? अंडाशय में। तो 6 नंबर ऑप्शन का हो जाएगा कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 7 नंबर पे। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वो हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। देखिए, हार्मोन, पौधों में हार्मोन होता है 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए, 5 प्रकार के होते हैं। ये ऑक्सीजन लिख दिया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको लिखते हैं ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन, ये मिस्टेक है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम क्या करता है? यह वृद्धि करने का काम करता है। यह क्या करता है? वृद्धि करने का काम करता है। पेड़ पौधे को क्या करता है? यह वृद्धि करने का काम करता है, कोशिकाओं को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। जो पेड़ पौधा क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो ये तो रोकने का काम नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, दूसरा एथिलीन है। यह एक गैस है। एथिलीन क्या है? एक गैसीय पदार्थ है। यह क्या करता है? फलों को पकाने का काम करता है। क्या करता है? यह फलों का पकाने का काम करता है। यह क्या करता है? फलों को पकाने का काम करता है। फलों को पकाने का काम करता है, पकाने का कार्य है। देखिए, साइटोकाइनिन क्या है? यह पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है। साइटोकाइनिन का क्या कार्य है? कोशिकाओं का जो क्या करता है? वो विभाजन करता है। एक कोशिका से 2 कोशिका में, 2 से 4, 4 से 8 में, यह क्या करता है? वो विभाजन का काम करता है। यह क्या करता है? कोशिकाओं में विभाजन, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का काम करता है, विभाजन का कार्य करता है। देखिए, एब्सिसिक एसिड जो है ना, यह क्या करता है? कोशिका में जो विभाजन होता है ना, उनको यह रोकने का काम करता है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। यह जो पौधों में क्या होता है? जो वृद्धि होता रहता है, बढ़ता रहता है, उसको क्या कर दिया जाता है? रोक देता है। तो इसी को बोला जाता है कोशिका विभाजन को रोकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? डी। 7 का आंसर नंबर कौन हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का है, पुष्प का नर जननांग क्या कहा जाता है? पुष्प का नर जननांग क्या कहता है? तो देखिए, पुष्प में क्या 4 भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। एगो हो गया आपको बाह्य दल, बाह्य दल। एगो हो गया पंखुड़ी, एगो हो गया पंखुड़ी, पंखुड़ी। तीसरा हो गया वो जायांग, जायांग। और तीसरा हो गया इस पुंकेश्वर, पुंकेश्वर। देखिए, जायांग को हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। जायांग को स्त्री केसर बोलते हैं, जायांग को स्त्री केसर। यह जो होता है ना, यह स्त्री में यह क्या करता है? स्त्री का मादा का जनांग भाग है। यह मादा का जनांग भाग है, मादा का जनांग भाग है, जननांग भाग है। पुंकेश्वर यह जो है ना, पुरुषों का यानी नर का,
नर का जननांग भाग है, जननांग भाग है। देखिए, तो देखिए स्त्री का जो मादा को जननांग भाग को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। तो ये ऑप्शन होगा, इसी को बोलते हैं जननांग। चलिए आगे क्या है, पंखुड़ी। ये पंखुड़ी तो ये देखते होंगे आप, फूल सब का कली रहता है, ये थोड़ा फूलता है ना, जब ये पूरा फूल पूर्ण रूप से फूल जाता है उसको बोलते हैं पंखुड़ी। देखिए अब क्या है, पुंकेश्वर। ये पुरुष का नर जननांग भाग जो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर। उसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेश्वर। तो देखिए ऑप्शन पुरुष का नर जननांग भाग को क्या कहते हैं, पुंकेश्वर। तो कितना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 8 का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बोल रहा है क्या, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। यह जो टिंचर विलयन आयोडीन जो है वो किस चीज का बना होता है, ये बोल रहा है। जो विलयन है किसी एक दूसरे चीज के घोल के बना होगा, है ना। तो एक दो पदार्थ मिलकर घोल के बना होगा। यह जो है ना, देखिए ये एथिल एल्कोहल का बना होता है। किसका बना होता है, एथिल एल्कोहल का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हम देखते हैं उसका भी थोड़ा, उसका क्लोरोफॉर्म का देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या है, एक विषैला पदार्थ है जिसको क्या करता है, सूंघने से बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से, देखे होंगे आप सब, किसी को सूंघा दिया जाता है बेहोश करने के लिए, वो क्या करता है, उसको बेहोश करने का काम करता है। किसको करता है, बेहोश करने का, बेहोश, बेहोश करने में कर देता है, करने में मदद करता है। जैसे देखते होंगे पहले आप सब 19वीं 20वीं शताब्दी में देखे होंगे, जब किसी को अगर सर्जरी किया जाता था उस टाइम में बेहोश किया जाता था, उस टाइम में यह क्लोरोफॉर्म का ही यूज किया जाता था। जब मरीजों का जब ऑपरेशन किया जाता था, सर्जरी किया जाता था, उस टाइम में क्या किया जाता था, यही क्लोरोफॉर्म सुंघा के क्या किया जाता, इसको बेहोश किया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता, यह इसको सुंघा के बेहोश करके ये सर्जरी किया जाता था। तो देखिए टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, किस चीज का बना होता है, एथिल एल्कोहल का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं एगो ईथर है, ईथर है ना, यह क्या है, एक ईथर आप सब सुने होंगे, परफ्यूम, परफ्यूम सुने हैं ना, ये परफ्यूम का, ये परफ्यूम में कार्य करता है, सुगंधित पदार्थ है। यह भी एक गैसीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है। इसका कार्य क्या करता है, वो परफ्यूम बनाने का काम करता है, परफ्यूम बनाने का, सुगंधित पदार्थ बनाता है, सुगंधित पदार्थ बनाता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टिंचर आयोडीन विलयन का बना होता है, किस चीज का, एथिल एल्कोहल का। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 10वां पे। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम। तो IUPAC नाम इंटरनेशनल नाम होता है, जो सभी को एक, सबको ऐड करके इसका एक अलग से नाम जाए। तो हम पहले समझेंगे कि इसको नाम देने से पहले हम किधर से काउंट करेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा। तो जिस, ये जो OH ग्रुप है ना, ये जो OH है ना, ये जो है उसको हम जिधर ये रहेगा, ग्रुप रहेगा, उस तरीका से उधर से हम काउंट करेंगे। कार्बन कहाँ पे है, देखिए इस कार्बन के पास में, पहला कार्बन के पास है, तो ये क्या हो जाएगा, A1। अब देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 है, कितना कार्बन है, 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन होता है ना, जिसमें 3 कार्बन रहता है एल्केन में, उसमें हम क्या होता है, ये प्रोपेन हो गया। अब देखिए प्रोपेन तो हो गया, तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल का जो ग्रुप है, ऑल ग्रुप है, उसमें हम OH जोड़ देते हैं तो एल्कोहल का रूप ले लेता है। तो देखिए अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, इधर से काउंट करेंगे, जिधर से ये ग्रुप लगा रहेगा उधर से हम काउंट करेंगे। तो ये पहला नंबर पे हो गया, तो इसको हम 1, और कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो ये 1 क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल।
क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो देखिए अब कौन इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखिए ये CH3 है, कितना है CH3, CH2, अगर यहीं पर OH रहता है, इस पे क्या रहता है, यहाँ पे OH रहता और यहाँ पे फिर हो जाता CH2, तब फिर हम यहाँ को काउंट करते, यहाँ से भी काउंट करते, देखिए ये यहाँ पे है ना, फिर भी यहाँ से हम करते या इस साइड से करते, तब पर भी ये क्या हो जाता, ये दूसरा नंबर पे आ गया, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये हो जाता 2 प्रोपेनॉल हो जाता। कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाता 3, लेकिन हमको 1 नंबर पे है कार्बन, तो ये हो जाएगा कौन सा, 1 प्रोपेनॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नांकित में कौन कमरे के तापमान पर द्रव है, कमरे के तापमान पर द्रव है। तो अब देखिए इसमें जो निम्नांकित बोल दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि हमको ऑप्शन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसे तो कमरे पर तापमान पे आप तो देखे ही होंगे कि ब्रोमीन को होता है ना द्रव, ब्रोमीन होता है, क्या होता है, यह द्रव होता है। तो देखिए हमको तो ऑप्शन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो देखिए ये मीथेन जो है ना, यह क्या है, गैस है, क्या है, गैस, तो ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। एथेन जो ये भी क्या है, गैस है, और यह भी एथाइन क्या है, यह भी गैस है, तो ये होगा नहीं होगा। लेकिन एथेनॉल क्या है, यह द्रव है, जैसे शराब सब में यूज किया जाता है एथेनॉल का, है ना। जैसे अभी देखते होंगे आप सब गाड़ी चलाते होंगे बाइक सब, तो ये E20 करके पेट्रोल में डाला जाता है, तो ये क्या है, इथेनॉल, यही है ना। तो ये किस में, ये क्या है, द्रव है, कौन सा है, द्रव। ये किस में अभी यूज किया जा रहा है वर्तमान समय में, ये पेट्रोल में E20 करके दिया, E20 के रूप में इसको यूज किया जाता है पेट्रोल में। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 11 का कौन सा सही हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर है, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब कमेंट में बताइए। देखिए क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। बोल रहा है बेंजीन में यह क्या किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो नाइट्रिक अम्ल दे देंगे NHO3, नाइट्रिक अम्ल हो गया। बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र यानी सूखा हुआ यानी कंसंट्रेट का, सांद्र का सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4 होता है। तो देखिए जब हम इसके साथ अभिक्रिया करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा देखते हैं। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन प्लस पानी बन जाएगा, तो C6H5NO2, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब कितना हो गया देखिए, अब प्लस H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H2O। तो पानी भी निकल गया, तो यहाँ से क्या निकलता है देख लेते हैं, हो गया ये पानी, तो ये इसी को बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को जो यह नाइट्रोबेंजीन के साथ, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोलाइजेशन, जैसन, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजाइजेशन प्रक्रिया। तो इससे क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बोलता है। तो इसको नाइट्रोबेंजीन अभिक्रिया जब करते हैं तो इसको क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन
यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो यौगिक है ना वो किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में यानी जलावन हो सकता है, पेट्रोल के रूप में हो सकता है, डीजल के रूप में हो सकता है, ये सब क्या है? ईंधन है। तो देखिए इसमें हम ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे, निम्न में बोल दिया है इसलिए हम कहाँ से चलेंगे? ऑप्शन के मुताबिक। तो देखिए ऑप्शन में क्या सब है? एथेनॉल है। साबुन तो आप सब जानते हैं इसमें किसका के लिए काम किया जाता है? कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा या नहाने के लिए, है ना, कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने में काम किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखिए और यह इनमें से सभी तो नहीं हुआ। जैसे ये हो गया ईंधन के रूप में काम नहीं किया तो ये सभी होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये साबुन होगा ही नहीं, है ना। यह क्या है? अम्ल है, ये भी एक अम्ल है। लेकिन इथेनॉल, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए कि E20 करके यूज किया जाता है पेट्रोल में डाल करके, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक सब चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, इस सब में किस चीज़ का? पेट्रोल सब का, डीजल सब का उपयोग किया। तो इसी पेट्रोल में इथेनॉल E20 करके उपयोग किया जाता है, E20 के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये ईंधन के रूप में काम किया तो इसको ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है निम्न में कौन सा समूह डोबे रेनर ट्रिक बनाता है? डोबे रेनर ट्रिक का सिद्धांत कहता है कि शुरू वाला 3 का नाम लिया, ट्रिक मतलब 3 गो है, कितना? 3 गो एलिमेंट लेगा, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें पहला और तीसरा का मास को क्या करना है? जोड़ के 2 से डिवाइड करके बीच वाला जैसे नंबर आता है उसी को बोलते हैं रोबेनर ट्रिक। इसका सिद्धांत है ये मास पे यह कार्य किया हुआ था, एटॉमिक नंबर पे नहीं, परमाणु संख्या पर नहीं, परमाणु द्रव्यमान पर कार्य किया था। जो पहला को और दूसरा को जैसे 3 गो है, देखिए अभी देखिए तो इसमें कौन सब है? ये कैल्शियम, स्ट्रोंजियम और ये बेरियम है ना। इसको इस दोनों को ऐड करके क्या कर दिया है? जोड़ के उसका जो मास द्रव्यमान जो है उसको जोड़ के वो 2 से डिवाइड करने के बाद यह बीच वाला संख्या स्ट्रोंजियम आता है, इसलिए इसी सिद्धांत को यह रोबेनर ने ट्रिक सिद्धांत दिया है। तो इसके मुताबिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर या सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का फॉर्मूला ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ओजोन को जैसे ही हम तोड़ते हैं, अलग अलग खंड में करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के रूप में आ जाता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 होता है। यह समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। यह समताप मंडल में क्या पाया जाता है? यह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके यह क्षोभ मंडल को यह सुरक्षित करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आणविक सूत्र? ओजोन का O3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज हम लोग इसी क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं और अगला क्वेश्चन सब जो होगा कल देखेंगे। जो वीडियो को अच्छा लगे तो इन सबको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, जो इनको भी ये क्वेश्चन लाभदायक सिद्ध हो सकता है।